हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप सो ऑल आर गुड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब जैसे रेनी डे चल रहा है, मज़ा भी आ रहा होगा, पढ़ने का भी मन करता है रेनी डे में, तो वरना गर्मी में तो मन ही नहीं करता ना आप लोगों का। बाय द वे स्टूडेंट्स, खैर ये सब तो बाकी चीज़ें हैं, बट रियली आई एम वेरी डिसअपॉइंट टू यू। अब तक आप लोग मुझसे डिसअपॉइंट थे, आप लोगों को मेरा वर्क पसंद नहीं आ रहा था, रोज कभी किसी की कोई कंप्लेन है, रोज किसी की कोई कंप्लेन है, बट टुडे आई एम वेरी डिसअपॉइंट टू यू, टू योर क्लास एज वेल। स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है। आर यू सीरियस? भविष्य का, फ्यूचर का कोई ख्याल है या फर्क ही नहीं पड़ता है कि जो चीज़ जैसे चल रही है बस चलाते रहो चलाते रहो। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ? आप लोगों को चैप्टर नहीं पता है, आप लोगों को टॉपिक नहीं पता है। कुछ बच्चे तो इतने महान उन्हें ये नहीं पता कि चैप्टर अगर मैंने बता भी दिया है वो चैप्टर केमिस्ट्री का है या बायो का है। इतना तो पता है कि क्लास 12th में ही हो, या इतना भी नहीं मालूम है? अरे मेरे दिया हुआ काम तो छोड़िए कि चलो आप लोगों ने वो नहीं किया, नोट्स नहीं बनाया, आप लोगों को तो चैप्टर भी नहीं पता, वीडियोस तो आप लोगों ने क्या बिल्कुल देखी ही नहीं है। यहाँ मैंने चैप्टर खत्म कर दिया है और मैंने फर्स्ट पेज पे फर्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग पूछ लिया आप लोगों से। नो रिस्पॉन्स, ऑल आर म्यूट। क्या आप लोगों की टंग से टीचर से कंप्लेनिंग के लिए खुलती है? क्यों आप लोग मजबूर कर रहे हैं कि हम आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें? सीनियर मोस्ट क्लास हो स्कूल की, बी सीरियस। चलिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? सरफेस केमिस्ट्री, जिसका हमारा लास्ट लेक्चर है। ओके, तो चलिए आज मैं आपको क्या बताती हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज कोलाइडल सॉल्यूशन की। ठीक है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज मुझे आप लोगों को बतानी है। जैसे कि वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्या होता है टिंडल इफेक्ट में कि जब एक सपोज ये आपके घर की वॉल है, यहाँ छोटा सा वेंटिलेशन है। ठीक है, वेंटिलेशन है तो जो सन है, सन से सनरेज आ रही है। ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे आके रुक जाएंगी क्योंकि वॉल है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेंटिलेशन है तो ये क्या होगा, तो क्या होगा, जैसे ये वेंटिलेशन है, इस वेंटिलेशन से सनरेज अंदर आएंगी और पूरे रूम में स्कैटर्ड हो जाएंगी। ठीक है ना? पूरे रूम में क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। इस तरह से विद द हेल्प ऑफ डस्ट पार्टिकल्स पूरे रूम में क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती हैं। और ये टिंडल इफेक्ट होता है। बेस्ट एग्जांपल होता है कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट। घने जंगल होते हैं, जंगल में क्या होता है, जब ट्रीज से छन के फिल्टर होकर सनरेज आती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो थोड़ी बहुत सनरेज आती है थोड़ी बहुत स्पेस से निकल के, तो वो पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है। ये क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ओके, तो चलिए जो हमारा आता है, इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट वुड बी ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होगा ब्राउनियन मोशन में? देखिए, ब्राउनियन मोशन में साइंटिस्ट ब्राउनियन ने इसकी डिस्कवरी की थी और उन्होंने क्या कहा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो हमेशा एक जिग-जैग पाथ फॉलो करते हैं। ठीक है, वो हमेशा एक जिग-जैग पैटर्न में मूव करते रहते हैं। ठीक है, कैसे मूव करते हैं, हमेशा एक जिग-जैग पैटर्न में, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते। जैसे कि इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वो एक जिग-जैग पाथ फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, कभी भी वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते। ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी किसकी, ब्राउनियन मोशन की, सॉरी टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन की।
There are so many properties of colloidal solution. The first one is Tyndall effect. The second one is Brownian motion. Okay. The third one is electrophoresis. Third property is electrophoresis. Electrophoresis. इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो आप क्या समझते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से? देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। क्या होता है चार्ज का, क्या होता है द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं तो चार्ज होता है, ठीक है। वो आइदर पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव, मतलब अनायंस होंगे या कटायंस होंगे। इसके बीच की तो कोई इंटरमीडिएट स्पीशीज होती ही नहीं है, या तो आइदर अनायन और कटायन, बट देयर इज नो एनी इंटरमीडिएट स्पीशीज एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में दो तरह के पार्टिकल्स डिसॉल्व हैं और उन्हें हमें सेपरेट आउट करना है, नेगेटिव को अलग पॉजिटिव को अलग। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव की तरफ मूव करने लगते हैं जब हम उन्हें एक स्पेसिफिक कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कब, जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और ये किस वजह से होता है पार्टिकल्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये होता है, ओके। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कैटाफोरेसिस एंड एनाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस रिप्रेजेंट कैटायन, एनाफोरेसिस रिप्रेजेंट अनायन। एक कैटायन को रिप्रेजेंट करता है और एक अनायन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो देखिए इसमें क्या होगा कैटाफोरेसिस में, सपोज ये हमारी एक ट्यूब है, ठीक है, ये एक ट्यूब है, ये एनोड पार्ट है, दिस वन इज एनोड पार्ट एंड दिस वन इज कैथोड पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मूवमेंट किसका होगा, यहाँ पे कैटायंस का, ठीक है ना। कैटायंस जाएंगे कैथोड पे। तो सपोज यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन डिसॉल्व है, पूरा सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे डिसॉल्व है, हम सोल बोलते हैं। तो क्या होगा इस सॉल्यूशन में से जो हमारे कैटायंस हैं वो मूव करने लगेंगे कैथोड की तरफ, ठीक है। कैथोड नेगेटिव चार्ज और कैटायन पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। तो और जो हमारा सॉल्यूशन होता है जिसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है वो कौन सा सोल होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। ये एमसीक्यू पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसका सोल होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल होता है जो पॉजिटिव नेचर रखता है, ओके। क्लियर है, राइट डाउन दिस। सेम ऐसे ही हमारा एनाफोरेसिस होता है। एनाफोरेसिस में डायरेक्शन चेंज आती है, अभी कैथोड की तरफ है चाहे वो एनोड की तरफ होगा, एनोड कैथोड, ठीक है। सेम वही एक सॉल्यूशन फिलअप है यहाँ पे, क्या है एक सॉल्यूशन यहाँ पे फिलअप है और यहाँ पे उसका सोल होता है ब्लड का, ब्लड हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ब्लड सोल नेगेटिव चार्ज, ओके। ब्लड सोल होता है नेगेटिव चार्ज होता है और मूवमेंट कैसे होता है दिस टाइम फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यहाँ पे अनायंस मूव करते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अनायंस को सेपरेट कर सकते हैं और कैटाफोरेसिस में हम कैटायंस को सेपरेट आउट कर सकते हैं। दोनों के एग्जांपल देख लीजिए। कैटाफोरेसिस का एग्जांपल कौन सा होता है, कैटाफोरेसिस में एग्जांपल आते हैं कि हम कौन कौन से सोल ले सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। कैटाफोरेसिस में यहाँ पे आपका आएगा FeOH का होल थ्राइस, ओके। साथ में हेमोग्लोबिन रिप्रेजेंट बाय Hb एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक तो ये हो जाएगा। और एनाफोरेसिस के एग्जांपल क्या होंगे हमारे आर्सेनिक सल्फेट
स्टार्च, ब्लड, ये सब इस तरह के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे. राइट डाउन दिस. देन वी डिस्कस द फर्दर प्रॉपर्टीज. Write down this, students. चलिए इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, द फोर्थ वन. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज कोएगुलेशन. ये बात के बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे अबाउट कोएगुलेशन, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? कोएगुलेशन का मतलब पता है किसको क्या होता है? एनीवन नोज अबाउट कोएगुलेशन? कोएगुलेशन का मतलब होता है जम जाना, फ्रीज, इधर से फ्रीज हो जाना. ठीक है, ये क्या कहलाता है? हमारा कोएगुलेशन कहलाता है. ओके, देखिए एक कोलाइडल सॉल्यूशन का सोल है, वो सॉल्यूशन है, लिक्विड है, उसको अगर हम प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, बाय द एडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. जब हम उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई चार्ज पार्टिकल ऐड कर देते हैं, ठीक है, जब हम उसमें कोई चार्ज पार्टिकल ऐड कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कोएगुलेशन कहते हैं. कोई चार्ज पार्टिकल ऐड करने के बाद क्या होता है? वो फ्रीज हो जाए, जम जाए, तो क्या कहलाता है? वो कोएगुलेशन कहलाता है. ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ कोलाइडल सोल. कोलाइडल सोल को कन्वर्ट करना प्रेसिपिटेशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देने के बाद ये क्या कहलाता है? हमारा कोएगुलेशन कहलाता है. ओके, तो चलिए अब द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, जिसका आंसर आप लिख दोगे. ये प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड है. क्वेश्चन इज व्हाई वी यूज फेरिक क्लोराइड, व्हाई वी यूज फेरिक क्लोराइड आफ्टर कटिंग और ब्लीडिंग. आफ्टर कटिंग और ब्लीडिंग. कटिंग और ब्लीडिंग के बाद FeCl3 का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे? इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे. ओके, चलिए इसके बाद अब हम क्या करते हैं? इसके बाद हमारा क्या रह जाता है इस चैप्टर में? Now coagulation power. Coagulation power. Coagulation power क्या होता है? ठीक है, क्या होता है coagulation power? आइए देखते हैं. The reciprocal of coagulating value. Coagulating value, the reciprocal of coagulating value is called coagulating power. ठीक है, अगर हम coagulating value का reciprocal मतलब उल्टा कर दें तो क्या कहलाता है? वो coagulating power कहलाता है. ठीक है ना. अब बात आती है कि कोएगुलेटिंग वैल्यू होता क्या है, तो आइए देख लेते हैं क्या होता है. पहले इसको राइट डाउन कीजिए.
हो गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कोएगुलेटिंग वैल्यू, ये क्या होता है। वैल्यू, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन वैल्यू, इसको बोलते हैं हम फ्लक्चुएशन वैल्यू। It is defined as the, it is defined as minimum number of millimole of electrolyte required to coagulate 1 liter of colloidal solution। ठीक है, इसको हम फ्लक्चुएशन वैल्यू भी बोलते हैं। क्या होता है ये, इट्स डिफाइन एज मिनिमम नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ, जो मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैटाफोरेसिस, एनाफोरेसिस कोएगुलेशन कराया है ना, सेम वही है कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमें चाहिए कोलाइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए। 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को किसमें कोएगुलेट करने के लिए या प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए जितना मिलीमोल हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए वही क्या कहलाता है, हमारा कोएगुलेशन वैल्यू कहलाता है। ओके, हो गया ये। यही से हमारा एक नया कंसेप्ट जनरेट होता है, दैट इज प्रोटेक्टिविटी। कौन सा जनरेट होता है, प्रोटेक्टिविटी। प्रोटेक्टिविटी कंसेप्ट, प्रोटेक्टिविटी। ओके, इसमें क्या होगा, देखिए जो हमारा लायोफिलिक सॉल्यूशन होता है, लायोफिलिक सॉल्यूशन प्लस इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे कोई कोएगुलेशन नहीं होगा, नो एनी कोएगुलेशन। अगर हमारे लायोफिलिक मतलब लविंग, मतलब लविंग, अगर कोई लिक्विड लविंग सॉल्यूशन है और उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो उसमें कोई कोएगुलेशन नहीं होगा, कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। और इसमें ही अगर मैं क्या करूँ, लायोफोबिक सॉल्यूशन लूँ, लायोफोबिक मतलब जो लिक्विड हीटिंग है, लायोफोबिक सॉल्यूशन लूँ, साथ में क्या कर दूँ, इलेक्ट्रोलाइट मिला दूँ, डिसॉल्व कर दूँ, तो कोएगुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये भी नॉर्मल प्रोसेस है। बट अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है, व्हेन लायोफोबिक प्लस लायोफिलिक प्लस इलेक्ट्रोलाइट, नो एनी कोएगुलेशन। यहाँ पे कोई कोएगुलेशन नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, वो बिल्कुल भी नहीं जम जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जमेगा, बिल्कुल फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, होता क्या है, देखिए सपोज ये मेरा लायोफोबिक सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है ये, लायोफोबिक सॉल्यूशन। तो जो क्या होता है, लायोफिलिक सॉल्यूशन होता है, वो क्या करता है, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है। क्या बना लेगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा। तो ये ना तो खुद कोएगुलेट होता है, फिर ना ही इसको कोएगुलेट होने देता है। ठीक है, ये इसके चारों तरफ क्या बना लेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, जिसके बाद ना तो खुद कोएगुलेट होता है और ना ही इसको कोएगुलेट होने देता है। एंड द प्रोटेक्टिव लेयर formation takes place, so that's why this process is known as प्रोटेक्टिविटी। ओके, क्लियर है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, भी डाउट आएगा नहीं क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं चैप्टर चल कौन सा रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई भी डाउट, एनी डाउट अगर कोई पढ़ रहा है तो प्लीज़ दे कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। पर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो फिर भी प्लीज़ पढ़ लीजिए। ठीक है।